नमस्ते, स्वागत है आपका वन देशभक्त चैनल पर। आज तारीख है 22 मई 2025, दिन गुरुवार और हिंदी तिथि है 10वीं। दोस्तों, क्या हाल है आपका? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि देश की गौरव गाथा का एक और सुनहरा पन्ना है। वन देशभक्त चैनल पर हम हर उस खबर को आपके सामने लाते हैं जो देश की आत्मा को छूती है, जो आपके दिल में देशभक्ति की आग जलाती है और जो आपको जागरूक बनाकर समाज में बदलाव की प्रेरणा देती है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से लेकर वक्फ कानून की सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म बहस तक, अर्थव्यवस्था की अजेय रफ्तार से लेकर मौसम के बेकाबू कहर तक, ज्योति मल्होत्रा के जासूसी कांड से लेकर आईपीएल 2025 की धमाकेदार वापसी तक। और हां दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। आज की खबरें इतनी गहरी, इतनी व्यापक और इतनी प्रेरणादायक है कि आपका मन गर्व से भर जाएगा और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो तैयार है आप? बिना वक्त गवाए सीधे कूद पड़ते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों की उस दुनिया में जो देश की धड़कन को बयां करती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक्स करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और वन देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। रोजाना ऐसी दमदार, जज्बाती और जागरूकता से भरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये खबरें महज शब्दों का समूह नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो हमारे देश की शान, जज्बे और जागरूकता को बयां करती है। ये वो आवाज है जो सीमाओं पर गूंजती है, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों में प्रतिध्वनित होती है और आपके हमारे घरों तक पहुंचकर हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हम न सिर्फ खबरों को आपके सामने रखेंगे बल्कि उनके पीछे की गहराई, उनके मायने और उनके असर को भी समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको गर्व से भर देगी, सवाल उठाएगी और देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी को और गहरा करेगी। दोस्तों, अगर कोई एक शब्द इस समय भारत की ताकत और आत्मसम्मान को परिभाषित कर सकता है तो वो है ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को शुरू हुआ ये ऑपरेशन, जिसने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया, आज हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर पैदा करता है। सचिन तेंदुलकर ने इसे 1.4 अरब भारतीयों की एकजुटता का प्रतीक बताया। और आज 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन के बाद पहली बार राजस्थान के बीकानेर पहुंच रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, ये उस जज्बे का प्रतीक है जो हमारे जवानों ने सीमा पर दिखाया। पीएम मोदी यहां उन वीर जवानों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की शान को बरकरार रखा। ये वही जवान हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। उस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ था। लेकिन हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 6 बंकर और 12 चौकियों को तबाह कर दिया। पेचोरा मिसाइल सिस्टम और माध्यम मशीन गन ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई। लेकिन दोस्तों, बीकानेर में पीएम मोदी का दौरा सिर्फ जवानों से मुलाकात तक सीमित नहीं है। वे यहां 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें सड़कें, बिजली परियोजनाएं और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सबसे बड़ी खबर, देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों का तोहफा मिलेगा। ये स्टेशन कोई साधारण रेलवे स्टेशन नहीं है। इनमें महिलाओं के लिए अलग वेटिंग एरिया, दिव्यांगों के लिए रैंप, एस्केलेटर और हाई स्पीड वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये 103 स्टेशन देश के 18 राज्यों में फैले हैं। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 5 से 5 स्टेशन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 32 स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा और कुल 35,000 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। दोस्तों, ये स्टेशन सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत के विकास की नई तस्वीर है। ये वो कदम है जो भारत को विश्व के नक्शे पर एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कदम भारत को रेलवे के क्षेत्र में विश्वस्तरीय बनाएगा? क्या आपके शहर में भी ऐसे स्टेशन की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम भारत को आतंकवाद के खिलाफ
और मजबूत करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज देश की आवाज है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और खबर है। विदेश मंत्रालय ने इसके तहत पहला डेलीगेशन विदेश रवाना किया है। दूसरा डेलीगेशन रात 9 बजे रवाना हुआ। 17 सांसद दुनिया के 9 देशों को बताएंगे कि जम्मू पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन शामिल थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत अब चुप नहीं रहता। क्या आपको लगता है कि ये कूटनीतिक कदम भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो कानून, धर्म और संविधान के बीच की जटिल रेखा को छूता है। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा, वक्फ का इस्लाम में जिक्र है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में तर्क दिया कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और वक्फ बोर्ड सिर्फ धर्मनिरपेक्ष कार्य करते हैं, जैसे संपत्ति का रखरखाव और ऑडिट। उन्होंने कहा कि वक्फ बायूजर की अवधारणा, जिसके तहत बिना दस्तावेज के जमीन को वक्फ घोषित किया जाता है, गलत है। ये न सिर्फ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को बढ़ावा देता है, बल्कि संविधान के समानता के सिद्धांत को भी चुनौती देता है। केंद्र ने 3 बड़ी मांगे रखी। वक्फ बायूजर की अवधारणा को खत्म किया जाए, कलेक्टर की जांच पूरी होने तक किसी संपत्ति को वक्फ न माना जाए, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक न लगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी और दुष्यंत दवे जैसे वरिष्ठ वकीलों ने इसका तीखा विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों का रेंगता अधिग्रहण है, जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर चोट करता है। उन्होंने तर्क दिया कि ताजमहल, जामा मस्जिद और हजरत निजामुद्दीन दरगाह जैसी प्राचीन इमारतें वक्फ संपत्तियां हैं। अगर इन पर सवाल उठाया गया तो क्या ये भारत की सांस्कृतिक विरासत पर हमला नहीं होगा? सिंघवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने दोनों पक्षों को सुना। CJI ने कहा, संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक माना जाता है जब तक कि कोई स्पष्ट उल्लंघन न दिखे, लेकिन अंतरिम राहत के लिए मजबूत दलीलें चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए कोई समय सीमा तय की गई है। जवाब में केंद्र ने कहा कि कलेक्टरों को 6 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि देश की एकता, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की गरिमा का है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है। 22 मई को हैदराबाद में महिलाओं की जनसभा होगी। सवाल आपके लिए, क्या वक्फ कानून में बदलाव जरूरी है या ये धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है? क्या सरकार को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और पारदर्शी करना चाहिए? क्या ये कानून देश की एकता को मजबूत करेगा या समाज में तनाव बढ़ाएगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करें, क्योंकि ये बहस देश के हर नागरिक से जुड़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, जो दुनिया में तिरंगे का परचम लहरा रही है। मूडीज की ताजा रिपोर्ट कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं होगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 6.46% रहेगी। मॉर्गन स्टैनली ने तो भारत की विकास दर का अनुमान और बढ़ा दिया और कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार रहेगी। अप्रैल में मुद्रास्फीति दर में कमी आई, जिससे कृषि और ग्रामीण श्रमिकों को राहत मिली। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कमाल कर दिखाया। 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला और 9 लाख किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए। ऑटो पार्ट सेक्टर भी 2026 तक 9% की ग्रोथ के साथ नई ऊंचाइयों को छू सकता है। हवाई यात्रियों की संख्या 8% बढ़कर 123 लाख से ऊपर पहुंची। खाद्यान्न की महंगाई से भी राहत की उम्मीद है, क्योंकि इस बार गेहूं की बम्पर फसल हुई है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं और आटे के दाम नियंत्रण में रहेंगे। EPFO के आंकड़े भी खुशखबरी लाए। मार्च 2025 में 145 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े, जो रोजगार में इजाफे का संकेत है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है,
क्या भारत की ये आर्थिक रफ्तार मध्यम वर्ग तक पहुंच रही है? क्या रोजगार और महंगाई पर और ध्यान देने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करता है, की टीम ने अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों के लिए संभावित दवाएं खोजी हैं। ये शोध ड्रग डिस्कवरी टुडे जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ये बीमारियां दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2050 तक अल्जाइमर से पीड़ित लोगों की संख्या 13.9 करोड़ तक पहुंच सकती है। इनका इलाज ढूंढना किसी जंग से कम नहीं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इस शोध में न्यूरोप्रोटेक्टिव यौगिकों की पहचान की गई, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान से बचा सकते हैं। क्या ये खोज भारत को मेडिकल साइंस में नंबर 1 बनाएगी? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसी रिसर्च के लिए और निवेश करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि ये गर्व का पल हम सबके लिए है। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो आपके दिल को छू जाएगी और दिमाग को झकझोर देगी। बेंगलुरु के सीईओ आशीष सिंघल, जो कॉन्स्विच के सह संस्थापक हैं, ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, मिडिल क्लास की सैलरी भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 साल में 5 लाख से 1 करोड़ सालाना कमाने वाले मध्यम वर्ग की आय में सिर्फ 0.4% की बढ़ोतरी हुई, जबकि खाद्य पदार्थों की कीमतें 80% तक बढ़ गई। 5 लाख से कम कमाने वालों की आय में भी सिर्फ 4% की मामूली बढ़ोतरी हुई। महंगाई ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को कम कर दिया और लोग लोन पर निर्भर हो गए। सिंघल ने कहा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग की कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार की नीतियां मध्यम वर्ग को वित्तीय सुरक्षा दे पा रही हैं? सवाल यह है, क्या मिडिल क्लास सच में उपेक्षित है? क्या सरकार को मध्यम वर्ग की वित्तीय सुरक्षा के लिए और कदम उठाने चाहिए? क्या मीडिया को इस मुद्दे पर और जोर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, मौसम इस बार बेकाबू हो गया है। दिल्ली में 80 किमी घंटे की रफ्तार से आंधी चली, पेड़ उखड़े, बिजली के खंभे गिरे, ओले पड़े और 2 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में आंधी से छप्पर उड़ गए। उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में आंधी बारिश और ओले गिरे। बिहार में 8 जिलों में बारिश हुई और झारखंड में 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। क्या आप अपने इलाके में सावधानी बरत रहे हैं? मौसम का यह रौद्र रूप कितना खतरनाक हो सकता है? कमेंट में बताइए। घर से बाहर निकलते वक्त ख्याल रखें। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट। रेलवे ने वेटिंग टिकट के ऑटो अपग्रेडेशन में बदलाव किया है। अब स्लीपर क्लास का टिकट फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं होगा, भले ही सीटें खाली हों। नया नियम कहता है, अपग्रेड सिर्फ 2 क्लास ऊपर तक होगा। अगर यात्री ने स्पष्ट रूप से नो चुना है, तो उसका टिकट अपग्रेड नहीं होगा। क्या ये नियम आपकी यात्रा को मुश्किल बनाएगा? क्या रेलवे को यात्रियों की सुविधा के लिए और कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। दोस्तों, एक सनसनीखेज खुलासा। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो अपने चैनल ट्रैवल विद जो के लिए जानी जाती है, पर जासूसी का आरोप लगा है। ज्योति ने कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क रखा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संवेदनशील जानकारी जैसे ब्लैकआउट डिटेल्स लीक की। उसकी व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ कि उसने इसी एजेंट से कहा, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। उसकी डायरी में भी पाकिस्तान प्रेम साफ झलक रहा है। पुलिस ने उसके 3 मोबाइल और एक लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा के लिए संपर्क किया था, जहां उसे दानिश नाम के अधिकारी ने इसी एजेंटों से मिलवाया। क्या सोशल मीडिया अब सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराया, जिसमें सूर्य कुमार यादव की 50 रनों की पारी और जसप्रीत बुमराह के 3 विकेट ने कमाल किया। क्या मुंबई इस बार खिताब जीतेगी? अपनी फेवरेट टीम कमेंट में बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बैठक में भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। उन्होंने कहा,
पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है और पीड़ित का नाटक करता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की यह सख्ती सही है? कमेंट में अपनी राय दें। दोस्तों, गोल्डन डोम नाम का नया डिफेंस प्रोजेक्ट अमेरिका ने शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट इजरायल के आयरन डोम से भी ज्यादा मजबूत होगा और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को रोकेगा। क्या भारत को भी ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करना चाहिए? कमेंट में बताइए। दोस्तों, बाकी बची अन्य महत्वपूर्ण खबरें जिनको जानना भी जरूरी है, जैसे ईडी की कार्रवाई, मुंबई, कोलकाता समेत कई शहरों में धन शोधन के मामलों में तलाशी, नेशनल हेराल्ड केस, ईडी का दावा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 142 करोड़ की अपराध आय कमाई। अगली सुनवाई जुलाई में। नौसेना में नया जहाज आईवी कोडेन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो कर्नाटक के कारवाड़ में तैनात होगा। बानू मुस्ताक को बुकर प्राइज। कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक ने अपनी किताब हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक चलेगी। 5,500 से ज्यादा आवेदन। महाराष्ट्र में नई आवास नीति 2030 तक हर परिवार को घर, 35 लाख मकान बनेंगे। बिहार में कोल्ड स्टोरेज, हर प्रखंड में 10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। हरियाणा में किसानों के लिए राहत, फसली कर्ज पर ब्याज माफ, पहले वसूला ब्याज भी वापस। और अब लास्ट में आज का राशिफल। कन्या राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिल सकता है। तुला मीन राशि वालों को नौकरी में तरक्की के योग है। दोस्तों, सवाल आपके लिए, गोल्डन डोम किस देश का प्रोजेक्ट है? कमेंट में बताइए और सरप्राइज गिफ्ट जीतें। वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।